हैं पीआरपी की तरफ। क्या पीआरपी सर की तो हमने सुनी है, जी जी। फेस की भी पीआरपी हो रही है क्या? उससे भी जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन किया जा सकता है? जी मैडम, एक्चुअली अगर हम डिटेल्स में जाएं ना तो पीआरपी जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, ये तो बड़ी देर से, कोई ऑलमोस्ट मोर देन 30 इयर्स हो गए हैं कि ये यूज़ हो रहा था। स्पेशली इट वाज स्टार्टेड फॉर दीज स्पोर्ट्स इंजरीज। अच्छा। जो घुटनों में बाज उनके जो प्लेयर्स होते थे, हमारे होते जी 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 जी, उनके ACL टीयर हो जाता था घुटनों के, उनके पट्ठों में, तो वहाँ से शुरू हुआ था। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं एक्चुअली इनका हीलिंग में बड़ा अच्छा रोल है। ओके। आपके ब्लड में प्लेटलेट्स जो हैं वो सबसे पहले जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे क्लॉट बना देते हैं और उसको विद इन 3 to 6 मिनट्स वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होती है और वहाँ पे हीलिंग शुरू हो जाती है। ओके। तो प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे ब्लड में ओनली 4 to 5% होते हैं। ओके। 94 to 95% रेड ब्लड सेल्स हैं, हाँ जी। जिनका हीलिंग में ऐसा कोई रोल नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से रेड ब्लड सेल्स नीचे रह जाते हैं, प्लेटलेट्स ऊपर आ जाते हैं, प्लेटलेट्स को लैदा कर लेते हैं, तो वो हमारे पास 95% से ज़्यादा प्लेटलेट्स हो जाते हैं। ओके। तो हम उनको जहाँ जहाँ इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे वो हीलिंग करते हैं। ठीक है। अगर आप बालों में इंजेक्ट करते हैं तो बालों की जड़ों में जो बालों को उगाने वाला सेल बैठा हो, स्टेम सेल, वो उसको जाके वो करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, तो बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। इसी तरह जब हम लोग स्किन में आते हैं तो स्किन में ये फाइब्रोब्लास्ट एक सेल होता है जो कि स्किन को थिकन करता है, कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन करता है, ये उसको जाके बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फाइन लाइंस होती हैं या प्री मैच्योर एजिंग के साइंस होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छा, सही। इसके अलावा ये डेंटिस्ट्री में बहुत देर से यूज़ हो रहा है। ठीक है। जो डेंटल इम्प्लांट्स लगाते हैं या इवन के सारी की सारी वो उनकी मेजर सर्जरीज होती हैं, जॉ सर्जरीज हैं या मैंडिबुलर सर्जरीज हैं, उनमें भी वो पहले पीआरपी को बीच में ग्राफ्ट के दरमियान में लगा के फिर वो जो है पैक करते हैं। अच्छा। तो उसकी जो हीलिंग है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। हड्डियों में मैंने आपको बताया कि जोड़ों में, फिर इसके अलावा लिगामेंट्स में इसका बहुत अच्छा रोल है। फिर इसके अलावा अगर कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो, बहुत देर से एक चोट लगी हुई है जो कि हील ही नहीं हो रही, उसमें इसको बाकायदा इसको स्प्रे कर देते हैं, वहाँ पे हीलिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। इसके मल्टीपल यूजेस हैं और स्किन में जो इसका मेन रोल है वो इसका प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन है। ठीक है जी। वो, और इससे आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है और ये सेफ प्रोसीजर है। ये इस हिसाब से सेफ है कि हमने बाहर से कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करना। ठीक है। आपका ब्लड लिया, उसको स्पिन किया, उसमें से प्लेटलेट्स निकाले, उनको और ये कितनी देर का प्रोसीजर होता है? मैडम इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपर्टीज। बाज़ औक़ात तो ये जो है जो इंजेक्शंस लगाने में आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन प्रोसेस जो बनाने में तकरीबन उसको सेपरेट करने में इट ऑलमोस्ट टेक्स हाफ एन आवर। अच्छा, जैसे मतलब सर में पीआरपी करते हैं तो इंजेक्शंस लगते हैं, इसी तरह फेस पर भी इंजेक्ट किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है उससे पहले, लेकिन हम लोग नमिंग क्रीम लगा लेते हैं। अच्छा। उससे आपका जो पेन है वो ऑलमोस्ट कोई 70-80% तक कम हो जाता है। और जो स्कैल्प वाला है, स्कैल्प वाले में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम पहले रिंग ब्लॉक लगा लेते हैं। अच्छा। फ्रंट लाइन पे हम लोग वो एनेस्थेटिक इंजेक्शंस लगाते हैं जो एनेस्थीसिया कर देते हैं, तो हम फिर बाकी सारी स्कैल्प पे इजीली कर देते हैं। या हम स्कैल्प पे भी नमिंग क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग लगा देते हैं। तो पेन वाला जो इतना ज़्यादा है ना, फियर, वो कम हो जाता है। अच्छा। उसकी वजह से। और ये बालों के लिए पीआरपी हमें बताएं कि लोगों का ये ख्याल है कि जी जब हम गंजपन की तरफ जाएंगे, जब हम गंजे हो रहे होंगे, तब हमने पीआरपी करानी है। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है मैडम। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, 10-10 उन्होंने पीआरपी करवाए होते हैं। आजकल आपको पता है हर सैलून वाला भी पीआरपी कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। हर जनरल प्रैक्टिशनर भी कर रहा है, हर डेंटिस्ट भी कर रहा है, हर कोई कर रहा है। 10-10 पीआरपी करवाए लेकिन बालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। असल में जो इवैल्यूएशन है ना, कि इवैल्यूएट करना है आपने कि बाल का डाया कितना है। अच्छा। पीआरपी इफेक्टिव भी होगा कि नहीं होगा, अंडरलाइन कोई कंडीशन तो नहीं है। एक बच्ची है जो कि जिसको पीसीओएस का मसला है, उसको आप जितना मर्जी पीआरपी करते रहेंगे, उसकी हेयर थिनिंग है। अच्छा, उसको तो वो तो ज़रा फर्क नहीं पड़ेगा।
इसी तरह एक बंदा जो है वो बिल्कुल गंजा हो गया, उसके सिर्फ छोटे छोटे रूहों की तरह के बाल रह गए हैं, हाँ। उस पर आप जितनी मर्जी पीआरपी कर लें उसको कोई फायदा नहीं। ओके, ठीक है। तो इस वजह से हमें मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ती हैं। उसमें अंडरलाइंग कंडीशन, अंडरलाइंग कोई बीमारी या जो है स्टेट ऑफ योर हेयर्स, उसके मुताबिक हम फिर चलते हैं कि आपको रिक्वायर्ड भी है कि नहीं है। मतलब इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना कि भाई जब आप गंजे होना शुरू होगे तब आपने जाना है पीआरपी कराने, आप उससे पहले भी जा सकते हैं पीआरपी कराने फॉर मेंटेनेंस। हाँ, कि आपके बाल ज्यादा ना गिरे। जी जी बिल्कुल। और इसका क्या प्रोसीजर होता है और कितनी, मतलब क्या एक सेशन 2 सेशन के बाद ही आपको रिजल्ट्स जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं या नहीं आते हैं, या वो आपको करानी पड़ती है? मैडम ये जो है रिकमेंडेड तो यही है कि आप हर कोई महीने या 6 वीक्स के बाद 3 सेशंस ले लें। अच्छा। उसमें इतनी ग्रोथ हो जाती है, एक सेशन में आपको ऑलमोस्ट 30% तक ग्रोथ आ जाती है, फिर बाद में दूसरे सेशन में 30%, तो ऑलमोस्ट आपका इफेक्टिव रिजल्ट जो 70 to 80% वो 3 सेशंस के बाद आ जाता है। फिर हम मेंटेनेंस थेरेपी जो है आफ्टर अ ईयर ले सकते हैं। लेकिन वही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा भी किसी चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ज़्यादा भी नहीं करवानी है? ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा है कि बाज़ लोगों के स्कैल्प पे इतने सेशंस उन्होंने किए होते हैं, ज़्यादातर ये क्वैक्स करते हैं। जो क्वालिफाइड बंदा होगा वो ये नहीं करेगा। वो मैडम उनके 2 वीक्स के बाद सेशंस करते हैं, 5 से 6 सेशंस के बाद जो स्कैल्प की आपकी स्किन होती है वो इतनी थिक हुई होती है, आपको वहाँ पे जो नीडल है वो भी पियर्स करने में मसला हो रहा होता है। अच्छा। हाँ जी। तो once a year और twice a year 2-3 सेशंस के बाद आप ले सकते हैं। नहीं तो इसकी अगर जैसे आपने कहा कि क्वैक्स के पास भी हम लोग जा रहे होते हैं, बहुत से लोग हैं कि जी सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जी 2-2 हज़ार में 3-3 हज़ार में पीआरपी हो रही है, दिस एंड दैट, तो क्या इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर ये हम लोग किसी अनप्रोफेशनल बंदे के पास जा रहे हैं तो? जैसे भी कोई भी इंजेक्शन एक हिप पे लगता है, हिप पे इतनी बड़ी एब्सेस बन जाती है, इसी तरह ये भी इंजेक्शंस और मल्टीपल इंजेक्शंस लगने हैं। अराउंड आपकी स्कैल्प पे 100+ इंजेक्शंस लग रहे हैं। इन्फेक्शन तो कहीं भी हो गया, ठीक है मैडम। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक यूएसए में भी केस रिपोर्ट हुआ था कि पीआरपी की वजह से HIV हो गया। या और यहाँ पे भी एक रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, वो पीआरपी की वजह से HIV कैसे हो गया? अच्छा। जो अगला बंदा है अगर वो अनट्रेंड है, वो प्रोफेशनल नहीं है, उसको ये नहीं पता हाइजीनिक कंडीशंस क्या हैं, उसको ये नहीं पता स्टरलाइजेशन क्या चीज़ है, इधर का उसने जो है वो इंजेक्शन पकड़ा, दूसरे को लगा दिया, एक बंदे का दूसरे को, उसका हेपेटाइटिस B, C, HIV कुछ भी ट्रांसफर हो सकता है। तो इस वजह से आप करवाने तो गए थे भला अपना, और आप 1500 चीजें और लेके और एक खतरनाक बीमारी अब करा के आ जाएं, तो ये कितना खतरनाक प्रोसीजर है। तो इसलिए ऑथेंटिक पर्सन के पास, प्रोफेशनल बंदे के पास ही जाना चाहिए जब भी आप जाएं। आप एक तो अपना पैसा भी ज़ाया कर रहे होते हैं किसी क्वाक के पास जाके, दूसरा अपना टाइम भी, और दूसरा अपने आप के साथ जो है ना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर शहबाज अली हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। हम पीआरपी के हवाले से बात करते हैं, दूसरा एंटी एजिंग के हवाले से हम बात करते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।